देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अगर हम ए से डिनोट करें, लास्ट लेक्चर का रिवीजन करा रहा हूं, और अगर ये हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, then we have studied that this is row 1, this is row 2, this is column 1, column 2 and column 3. Okay? ना उसके आगे हमने पढ़ा ऑर्डर का हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें है रो 2 और कॉलम 3, तो उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ओके, आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑर्डर है वो अगर हमें लिखना हो तो हम यहाँ मैट्रिक्स के साइड में यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 3, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार लिखेंगे, लेकिन अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्स है यहाँ पे 6, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर देयर आर 6 एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, ओके देखो, तो अगर यह है मैट्रिक्स ए, तो हमने पढ़ा था कोई भी मैट्रिक्स को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ए आई जे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब ये मैं लिखा है m क्रॉस n, इसका मतलब m रोज है और n कॉलम, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। तो जैसा कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इसमें एक रो होगी, रो मैट्रिक्स 1 रो, सो इट इज हैविंग 1 रो। देखो ऐसे A is equal to 1 2 3 4, it can have any number of columns, इसका मतलब कॉलम कितने भी हो सकती है। यहाँ पे 4 कॉलम है, देखो यहाँ पे 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन रो एक होगी, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक रो। अब कॉलम मैट्रिक्स, देखो कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम, तो इसका मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखो ये है रो, ये है कॉलम। रो मैट्रिक्स में देखो रो है 1, तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n, क्योंकि यहां पे रो की जगह 1 आएगा। अब कॉलम मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम की जगह पर 1 आएगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n, रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होंगे। m इज नॉट इक्वल टू n, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, देखो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, सो 2 क्रॉस 3 हो गया ये, तो ये 2 और 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो पहले हमने पढ़ा रो, कॉलम और फिर रेक्टेंगुलर। और फोर्थ टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो गए, इसका मतलब देखो ऐसे 1 2 3 4, तो इसमें है 2 रो और 2 कॉलम, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। अब 3 रो और 3 कॉलम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके ओके, देखो तो हमने अब पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो यहां पे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में उसकी आगे की टाइप हम पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है,
कि जो ये एलिमेंट्स है जो डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं वो ही सिर्फ एलिमेंट्स आएंगे, उसके अलावा सब एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो ही होंगे, पर डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर हो गए। जैसे यहां पे मैंने 8 लिया है तो सब में 8 8 8। देखो डायगोनल में 2 4 7 ऑल आर डिफरेंट, हियर इन स्केलर ऑल आर सेम 8 8 8। ओके, ये अगर सेम नंबर 1 हो तो हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहां पे मैंने सब 3x3 का बताया है, ये चारों स्क्वायर डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी दोनों हमने यहां पे 3x3 का लिखा है। ये 2x2 और 4x4 का भी आ सकता है। ठीक है, 2x2 भी आ सकता है और 4x4 भी आ सकता है। अगर ये इस तरह से है तो इसे हम कहेंगे I3, इसको बोलते हैं I3, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर I2 लिखना है तो ये हो गया हमारा I2, 1 0 0 1, ये हो गया I2। ठीक है, तो हमने पढ़ा स्क्वायर डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी। अब हम नोटेशन देखेंगे कि कैसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। देखो डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करें उससे पहले हम लिखते हैं A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N। ये है नंबर ऑफ रो, ये है नंबर ऑफ कॉलम, ये है जनरल एलिमेंट। ठीक है, अब 3x3 को कैसे लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन वो भी देखते हैं। ये मैं रिप्रेजेंट कर दिया, सब एलिमेंट को A, numbers are given according to rows and column। अब देखो ये R1, ये R2, R3, C1, C2, C3। देखो ये 1 1 का मतलब रो 1 कॉलम 1, 1 2 का मतलब रो 1 कॉलम 2, सेम वे। देखो अब मैं आपको ये पूछता हूं कि रो और कॉलम दोनों सेम किस में है। इसका मतलब ये I और J, I स्टैंड्स फॉर रो, J फॉर कॉलम। ये I और J सेम किस में, तो ये इसमें। ओके, और किसमें I और J सेम नहीं है तो ये सब एलिमेंट है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट में जिन में भी I और J सेम नहीं है उसमें 0 आ रहा है, तो I और J अगर सेम नहीं है तो वो आएगा 0। यहां पे भी देखो अगर I और J सेम नहीं है तो 0, क्योंकि स्केलर में भी वही रूल फॉलो हो रहा है। आइडेंटिटी में भी जिन में I और J सेम नहीं है वहां पे 0। अब जहां पे I और J सेम है डायगोनल में, वहां पे ये तो कोई बात नहीं है क्योंकि सब डिफरेंट एलिमेंट्स है। यहां पे सेम है तो Aij इक्वल टू K लिखेंगे, कांस्टेंट K, वेयर I इज इक्वल टू J। अब यहां पे Aij इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 1, तो इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू J। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया डायगोनल स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, ओके। देखो अब तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स के टाइप्स, तो अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर दो मैट्रिक्स दिए हो तो कब वो इक्वल हो गए। इफ टू मैट्रिक्स आर गिवन व्हेन दे आर इक्वल, सो देयर आर सम कंडीशंस फॉर दैट। फर्स्ट कंडीशन इज देयर ऑर्डर शुड बी सेम। आई एम राइटिंग इट हियर, ऑर्डर शुड बी सेम। इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स दिया है
2 3 4 5, अगर ये दिया है 2 3 4 5 7 9, इसमें रो है 2 कॉलम है 2, ये है रो 3 कॉलम 2, तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो उसका मतलब पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब उसके आगे सेकंड, corresponding element should be same. corresponding elements should be same। देखो, अगर हम पहला रूल है सेटिस्फाई करते हैं, ऑर्डर शुड बी सेम, तो देखो ये एक मैट्रिक्स हो गई, एलिमेंट्स मैंने अभी लिखे नहीं है, ये 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। सेम बेसिक मैट्रिक्स यहां बनाते हैं, अब ऑर्डर सेम हो जाने से दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं होती, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से, अब ये बता रहा हूं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब यहां 2 है तो यहां पे भी 2 ही होना चाहिए, यहां 3 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये, तो यहां पे भी 3। सो लाइकवाइज ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। सो यहां 7 9 10 11 है, तो यहां पे वही होना चाहिए, ठीक है, देन इट शुड बी लाइक दिस। तो इसका मतलब कंक्लूजन इज ऑर्डर सेम और एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तब इक्वल होता है मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, हमने जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट पे कुछ सम्स करते हैं। तो देखो ये सम है, सम में दिया है दो मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में 3 रो है 1 कॉलम है। देखो अननोन्स एक्स वाई और जेड में फाइंड करना है, ओके। अब इक्वल है तो उसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए, तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते हैं, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। सिमिलरली y प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड x प्लस जेड इक्वल टू 7, ओके ना, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, y प्लस जेड की वैल्यू 5 दी है, तो इक्वेशन 1 में y प्लस जेड की वैल्यू 5 डालते हैं। तो पहले ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 तो था ही, अब y प्लस जेड इक्वल टू 5, देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 4, ओके। सेम वे फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, उसमें x प्लस जेड की वैल्यू 7 डालते हैं, तो y प्लस 7 इक्वल टू 9, देयरफॉर y इक्वल टू 2। अब यहां पे है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x आ गया हमारा 4, y आ गया 2, देयरफॉर 4 प्लस 2 प्लस जेड इक्वल टू 9, देयरफॉर z इक्वल टू 3, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो जो ये हमने सम किया था ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 सब क्वेश्चन 3, ये है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 9 एनसीईआरटी का ही, ओके। रीड द क्वेश्चन, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इसका मतलब दो मैट्रिसेस दिए है, उसका ऑर्डर सेम है, देखो 2 क्रॉस 2 है। अब हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। लेट अस सपोज कि मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आएंगे, ओके। तो देखो ये मैंने x प्लस 3 और 0 को इक्वेट किया क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आने हैं, ओके। अब 5 और y माइनस 2 को इक्वेट किया मैंने,
सब एलिमेंट्स को ऐसे इक्वेट करते हैं, y प्लस 1 को 8 के साथ और 2 माइनस 3x को 4 के साथ। ठीक है, इस इक्वेशन में से हमें y की वैल्यू मिलती है 7, 2 if goes in left side, 1 if goes in right side, then 8 minus 1 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। अब आगे सोल्व करें ये दो इक्वेशन। इससे पहले मैं बता दूं, x एंड y कैन ओनली टेक वन वैल्यू एट अ टाइम, नॉट टू डिफरेंट वैल्यू। ओके, तो y की तो एक वैल्यू आ गई 7। ओके, x में देखते, so 7 goes on right, minus 7, 3 goes in right, minus 7 by 3 is equal to x, so ये गई x की वैल्यू 2x minus 2 minus 3x equal to 4, so minus 3x equal to 2, x equal to minus 2 by 3। तो ध्यान से देखिए ये दोनों इक्वल है नहीं। अभी मैंने कहा x and y can take one particular value at a time, so question is which value of x and y make following pair of matrices equal, so no possible value। ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिससे x एंड y ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो। सो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ओके, और नो पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, ओके ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, इस लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा। क्या होता है मैट्रिक्स अलजेब्रा? देखो, मैट्रिक्स है, अगर उसको दो मैट्रिक्स है, अगर उसको ऐड करना हो तो ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इट कम्स अंडर मैट्रिक्स अलजेब्रा। अलजेब्रा का मीनिंग प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का डिवीजन। दैट ऑल वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।